Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो हे गाइस, वेलकम बैक योर क्लास एंड नाउ दिस इज योर विजय हेयर। और दोस्तों, ये वीडियो ऑन डिमांड है क्लास 12 के स्टूडेंट की। क्लास 12 के स्टूडेंट ने बहुत बार हमें कमेंट किया कि भाई सर आप ऐसी वीडियो बनाइए, क्योंकि क्लास 12 का तो हमने सिलेबस पूरा कंप्लीट कर दिया है, लेकिन उसके अंदर कुछ कार्टून होते हैं। उन कार्टून की स्टडी स्टूडेंट को समझ में नहीं आती कि किस तरीके से पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि किताब में बहुत सारे हैं। तो इसीलिए ये वीडियो ऑन डिमांड है और हमने कार्टून की जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के अंदर क्लास 12 की है, उसमें दोस्तों पहली बुक जो वर्ल्ड वाली है वो और दूसरी बुक जो इंडिया वाली है वो, उन दोनों को हमने चैप्टर वाइज बनाने की कोशिश करी है। जो लास्ट 15 ईयर्स से जो पेपर में आ रहे थे, फाइनल टर्म में आ रहे थे, उन क्वेश्चंस को हमने एनालाइज करके फिर फाइनली हमने इसकी वीडियो बनाने की कोशिश करी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत यूनिक चीज़ें आपको जानने को मिलती रहती है इसके अंदर। सो बेसिकली ये जो वीडियो होगी ये 12th क्लास बोर्ड होगी, जो एग्ज़ाम में अभी आएगा बच्चों के, उसके बिहाफ पे ये कार्टून रिलेटेड वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि कुछ चैप्टर रिड्यूस भी हो गए हैं, इसलिए अपडेटेड सिलेबस पे कार्टून जो है वो है। और कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट को इतनी ज़्यादा फायदेमंद इसलिए होगी कि जो क्वेश्चंस इस कार्टून के अंदर मैंने डाले हैं वही क्वेश्चन रैंडमली पूछे जा रहे हैं पिछले कई पेपरों में। तो अगर आप जो भी कार्टून की स्टडी करेंगे इसके अंदर, उसके क्वेश्चन भी अगर साथ में अगर आप कॉपी पे लिखते चलेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आप उन्हीं क्वेश्चंस को रट लीजिए और उसके बाद पेपर के अंदर आप देखेंगे कि आपके 5 में से 5 नंबर बहुत आसानी से आएंगे। तो उसके साथ साथ अगर आपको रिवाइज नोट्स चाहिए, अगर यानी कि आपको कार्टून स्टडी की ये पीडीएफ फाइल चाहिए दोस्तों, तो भी वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। और साथ में अगर आपको इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर या गाइड चाहिए तो दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका नोट्स मिल जाएगा, जहाँ से आप लिंक क्लिक करके आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बहुत नेगोशिएबल में रेट में है। आपको वैसे भी अगर टॉप करना है तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती ही है, इसीलिए मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो दोस्तों, कार्टून स्टडी में हम दोनों बुकों को एक साथ तो नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने पहली बुक जो वर्ल्ड वाली है, जैसे आप कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बोलते हैं, समकालीन विश्व इतिहास, उस बुक को कवर किया हुआ है इसके अंदर। कार्टून स्टडी की जो पहली बुक हमारी वर्ल्ड की है, इसके 2 पार्ट आएंगे। ये वीडियो का पहला पार्ट है, 2 पार्ट आएंगे। दोनों पार्ट को देखिएगा और आप सभी को जो हमारे कार्टून है सबको आप बहुत आसानी से एनालाइज कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई कौन कौन से कार्टून है जो इम्पोर्टेंट है। नंबर वन आपको ये कार्टून दिखाई दे रहा होगा, जिसमें कहीं ना कहीं एक पॉकेट पे इस पे यूएसएसआर लिखा हुआ है और यहाँ पे यूएसए लिखा है, और साथ में दोस्तों ये सिंबल कहीं ना कहीं चाइना का है। तो इसीलिए इसका पहला क्वेश्चन जो आता है, व्हाट इज बीइंग शोन बाय दिस कार्टून, मतलब इस कार्टून में दिखाया क्या जा रहा है। इस कार्टून में दिखाया ये जा रहा है कि इंडियन अपना व्यू देने की कोशिश कर रहा है कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। अगर आपको याद हो 1945 के टाइम पीरियड से लेकर 1991 के टाइम पीरियड तक कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था। इसमें यूएसए किस तरीके से चाइना से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश करता है और यूएसआर किस तरीके से टूट जाता है। तो उस टाइम पीरियड पे यूएसए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो चाइना के साथ है। तो हमारा एक जो कार्टून शो कर रहा है वो एक इंडियन का व्यू है, किसी इंडियन ने इस इमेज को बनाया था। उस इंडियन ने इस कार्टून के व्यूज के हिसाब से एक इंडियन व्यू दिखाया है कोल्ड वॉर का। दूसरा क्वेश्चन यही है कि आपको बताना है कि इस कार्टून में डिस्क्राइब क्या हो रहा है। इस कार्टून में डिस्क्राइब ये हो रहा है कि यूएसए केम टू सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग विद चाइना कीपिंग द यूएसएसआर इन डार्क। कहने का मतलब ये है कि यूएसए कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं यूएसए चाइना से कहीं ना कहीं हाथ मिला रहा है, और चाइना से वो हाथ मिला रहा है तो कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सीक्रेटली कुछ ना कुछ यूएसए का फायदा है। और वो यूएसएसआर को अंधेरे में रखे हुआ है और वो ये बता भी नहीं रहा है कि वो कहीं ना कहीं चाइना से एक सीक्रेट मीटिंग कर चुका है, चाहे उसके सोशल इकोनॉमिक या रीजनल लेवल पे डेवलपमेंट की बात हो या कुछ भी हो, लेकिन इस कार्टून में तो यही हमें दिखाई दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राइट वन एस्पेक्ट फॉर चेंजिंग द नेचर ऑफ चाइनीज
फॉरेन पॉलिसी। ऐसा कारण क्यों है कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं यूएसए से अपना रिलेशन बिल्डअप करके अपनी क्या फॉरेन पॉलिसी दिखाना चाहता है? तो दोस्तों वो ये दिखाना चाहता है कि चाइनीज political and economic isolation with the establishment of relation with the United States। कहने का मतलब ये है कि शुरुआती समय में अगर आपको याद हो, जब चाइना 1945 या 1999 1949 के टाइम पीरियड में जब आज़ाद हुआ था, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने देश की डोमेस्टिक पॉलिसी अपनाई थी और कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट थे ये लोग। इन्होंने कोशिश कर दी कि जो इनकी कंट्री के अंदर मिल रहा है ना, उसी चीज़ को ही ये उगाएंगे और बाहर बेचेंगे। लेकिन फिर एक टाइम आता है जब ये ओपन डोर पॉलिसी लेके आते हैं। 1990 के टाइम पीरियड के बाद चाइना ने अपनी पॉलिसी को बदला, और जब चाइना ने अपनी पॉलिसी को बदला तो जिन जिन देशों के साथ उनके अच्छे रिलेशन नहीं थे, या जिनसे उन्होंने अच्छे रिलेशन नहीं बना रखे थे, या जिनसे दूरियां थी, उनमें से एक अमेरिका था। लेकिन 1990 के दशक के बाद आप देखेंगे यूएसएसआर खत्म हो गया था और कहीं ना कहीं अब चाइना को यूएसए से अच्छे संबंध बनाने थे। सो दैट इज वाई आप देखेंगे यहाँ पे ये कार्टून यही दिखाने की कोशिश कर रहा है चाइना की फॉरेन पॉलिसी। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब अमेरिका और चाइना के बीच में जो आइसोलेशन था, जो एकांतवास था, वो खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे चाइना से उनके रिलेशन जो यूएसए के वो डेवलप्ड हो रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो है, व्हाट डज द अबव कार्टून रिवील? पूरा का पूरा कार्टून रिवील क्या कर रहा है? रिवील इन द सेंस क्या बताने की कोशिश कर रहा है? तो ये रिवील कर रहा है कि यूएसए एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग विद चाइना। ये पूरा कार्टून हमें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से यूएसए जो है चाइना से एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ चुका है और यूएसए को उसने कहीं ना कहीं डार्क अंधेरे में रखा हुआ है। तो दोस्तों यही 4 क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड आएंगे। आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करने के बाद ये क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, बिकॉज यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कार्टून की। ये कार्टून आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से एक व्यक्ति जो है क्रैब खा रहा है यहाँ पे, और वो प्रेसिडेंट जॉनसन के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है ओवर वियतनाम वॉर के ऊपर। तो ये क्वेश्चन, ये कार्टून भी पेपर के अंदर आया हुआ है और ये चैप्टर आप देख सकते हैं, आप पता कर सकते हैं। इसके अंदर व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सेकंड कार्टून? ये सेकंड कार्टून मतलब ये कार्टून, ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? The second cartoon show that American misadventure in the Vietnam. It also despite that the US President Jonathan was more trouble over the Vietnam. कहने का मतलब ये है कि कार्टून ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से अमेरिका ने वियतनाम वॉर के अंदर इंटरफेयर करके अपने आप को कहीं ना कहीं समस्या में डाल लिया है। और जबकि प्रेसिडेंट जॉनसन जो थे, आप देख सकते हो यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, यहाँ पे एच भी आएगा भाई, ठीक है। तो इस पे भी थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। मतलब उसमें दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से अमेरिका को लगता था कि 1945 के बाद जब वॉर वियतनाम में हो रहा था, तो अमेरिका को लगता था कि हमारी पावर बहुत ज़्यादा बड़ी है, और कहीं ना कहीं वियतनाम और साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में जब झगड़ा चल रहा था तो अमेरिका उसमें कूद पड़ा था, और अमेरिका को लग रहा था कि वो बहुत आसानी से वियतनाम के ऊपर अपना कैप्चर, अपना डोमिनेंस दिखा सकता है। लेकिन वहाँ वो वॉर में फंस गया और उसी के खुद के सिपाहियों की काफ़ी लाखों जाने गई थी। तो यहाँ पे जॉनसन को लगा नहीं था कि भाई यहाँ पे उनको क्या कहते हैं फ़ायदा हुआ वॉर के अंदर, इसीलिए वो ट्रबल में फंस गए। दैट मीन्स, और वियतनाम आपको पता है कौन सी कंट्री है, आप देखेंगे तो आपको मैप में मिल जाएगा। दूसरा, What was the result of US intervention in the Vietnam War? अब देखो यूएस ने वॉर के अंदर इंटरफेयर तो कर दिया, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ लीड टू ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ। उसका परिणाम ये हुआ कि बहुत से लोगों की जाने गई वियतनाम के अंदर भी, और खुद यूएसए जो है अपने गोल को या अपने ऑब्जेक्ट को अचीव नहीं कर पाया। क्योंकि मैंने बताया ना कि वॉर में कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता था कि हम बहुत ही ज़्यादा सुपर नेशन पावर है और वियतनाम छोटी सी कंट्री है, हमारा क्या कर लेगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि यार वॉर के अंदर दोनों कंट्री के लोगों की जाने जाएंगी। इवन आप देखेंगे कि अमेरिका ने जब ये वॉर लड़ा था तो उस टाइम, वॉर के टाइम पीरियड में आप देखेंगे बहुत ही निहत्थे लोग बेचारे जो वियतनाम के अंदर नॉर्मल सिटीजन्स थे, उनके ऊपर भी इन्होंने कहीं ना कहीं बमबारी कर दी थी, जो बिल्कुल गलत था।
और ये एक ऐसा वॉर था, वियतनाम का वॉर, जो बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था कि वियतनाम के लोगों को ही लॉस हुआ, लॉस अमेरिका के सोल्जर्स को भी बहुत ज़्यादा हुआ। और अमेरिका को लगता था कि वो अपने ऑब्जेक्ट में कामयाब हो जाएगा, अपने जो उद्देश्य है उसमें कामयाब हो पाएगा, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। और बाद में क्या हुआ, बाद में वियतनाम के साथ उन्हें पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ गई, एक शांति संधि साइन करनी पड़ गई, और फिर जाके ये सारा का सारा मसला जो था वो सॉल्व हो पाया। वियतनाम जैसी छोटी कंट्री ने अमेरिका की नाक में दम कर दिया था, ये अमेरिका ने नहीं सोचा था। तो इसीलिए लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा हुई थी इस वॉर के अंदर। एक इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि वियतनाम के लोगों को कहीं ना कहीं आप देखेंगे पानी जैसे इलाके में लड़ने की बहुत अच्छी कुशलता, एक महारत हासिल थी। लेकिन अमेरिका जैसे अमेरिकन सोल्जर जो थे वो ऐसे दलदली इलाकों में मैं कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वॉर नहीं लड़ पा रहे थे। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत थी अमेरिका जैसे लोगों के लिए। आपने क्लास 12 की दोस्तों पॉलिटिकल के अंदर इस वियतनाम के वॉर के बारे में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अगर आप 9th क्लास की पॉलिटिकल उठाएंगे तो उसमें आपको बहुत आसानी से इंडो चाइनीज रिलेशन जो है वहाँ पे आपको दिखने की कोशिश करेगा वहाँ पे वो। दूसरे कार्टून की बात करते हैं, ये दूसरा कार्टून है द न्यू यूएस फॉरेन पॉलिसी। इस कार्टून में दिखाने की कोशिश क्या की जा रही है, इस कार्टून में रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, जो वेयरिंग कैप है, अगर आप देखें 3 स्टार है इस कैप के ऊपर, तो सिंपल सी बात है, स्टार तो आपको पता है कि कौन सी कंट्री के अंदर होते हैं, तो ये यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है। Who has been represented by the cartoon wearing cap? कैप में कौन बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, यूएस से रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, ठीक है ना। और ये कंट्री कौन सी दोस्तों, ये है इराक। अब यहाँ पे व्हाट डज कार्टून ट्राई टू स्पीक, ये जो कार्टून है ये आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा है, कार्टून आपको बताने की कोशिश कर रहा है यूएस हेजमनी के बारे में, दैट मीन्स यूएस डोमिनेंस के बारे में, कि 1945 के बाद कहीं ना कहीं जब वॉर स्टार्ट हुआ था, कोल्ड वॉर, तो उसके बाद अमेरिका कहीं ना कहीं अपनी जो हेजमनी थी या मैं कह सकता हूँ पावर थी, उसने 1990 के बाद दिखानी चालू कर दी थी। और 1990 के बाद आपको पता होगा कितने सारे ऐसे वॉर लड़े जो कहीं ना कहीं अमेरिका अपनी शक्ति को ही दिखाना चाहता था। इसलिए ये कार्टून दिखाने की कोशिश करता है कि अमेरिका के खिलाफ जो बोलेगा वो कहीं ना कहीं मतलब मैं कह सकता हूँ उसका अमेरिका कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देगी। इसका सरल और सिंपल शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका से जो ऐठेगा वो घर बैठेगा। कहने का मतलब अमेरिका अपना डोमिनेंस दिखाने की कोशिश करता है हर जगह, वर्ल्ड वाइडली, कहीं पे भी। तीसरा क्वेश्चन इसके अंदर है विच इवेंट कैन बी कोरिलेटेड विद दिस कार्टून। ये जो कार्टून है ये किस इंसिडेंट से रिलेट करता है। अगर आपको पता हो तो यूएस के अंदर 9/11 घटना हुई थी। 9/11 की घटना की वजह से यूएसए ने अपनी पावर को दिखाने के लिए अलकायदा और तालिबानी के ग्रुप को उनकी कंट्री में घुस के मारा था, जब वो छोटे मोटे सस्पेक्ट ही थे। जब मतलब अमेरिका को ऐसा लगता था कि अलकायदा और तालिबानी जो लोग हैं 9/11 की घटना के कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और दोस्तों अब आपको ये मुझे बताना है कि 9/11 की घटना के बाद कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था अमेरिका के द्वारा, क्योंकि ऑपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये फाइंड आउट करिए, कमेंट करिए, और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, यू पोस्ट अ पोटेंशियल थ्रेड, व्हाट डज रेफर, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को अगर कोई ना कोई एक थ्रेड की तरह भी लगेगा ना, तो अमेरिका आप देखेंगे कि बदला ज़रूर लेगा, क्योंकि सिर्फ अलकायदा और तालिबानियों पे सिर्फ शक हुआ था, लेकिन यहाँ पर 9/11 अटैक वॉज एन अटैक on US hegemony and in response they launched Operation Enduring Freedom, और उन्होंने ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम चलाया था। और इसका मतलब ये है कि एक लेसन टू टीच अ लेसन टू द कंट्री इफ दे डेयर टू रिपीट। वो बस ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस कंट्री के ऊपर अगर जिसको भी क्या कहते हैं शक हो जाता है अमेरिका को, तो उस कंट्री को लेसन सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए वो ऐसे ऑपरेशन चलाते हैं। और उनमें से एक ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम था। और अगर वो दोबारा ऐसे करने की हिमाकत करती है कंट्री अगर यूएसए के खिलाफ, तो उसे दोबारा वो लेसन सिखाने की हिम्मत रखता है। तो इस तरीके से ये जो कार्टून है वो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देन दूसरी बात करते हैं, ये कार्टून तो बहुत बार पेपर के अंदर आया, बहुत ही ज़्यादा बार पेपर के अंदर आया। इवन व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, तो दोस्तों ये कार्टून मेरे भी पेपर के अंदर आया था। तो
पहला क्वेश्चन इसका, विच कंट्री इज रिप्रेजेंटेटेड बाय दिस माइटी सोल्जर। आप देख सकते हो कंट्री कौन सी दिखाने की कोशिश कर रहा है इसमें, यूएसए कंट्री दिखाने की कोशिश कर रहा है इसके अंदर। और इसमें आप देख सकते हैं व्हाई हैव द नेम सो मैनी कंट्री बीन रिटन ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ द सोल्जर, मतलब इस सोल्जर की कंट्री सोल्जर की ड्रेसेस के ऊपर इतने सारे नाम लिखे क्यों गए हैं, आप ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये वो सारे नाम लिखे गए हैं इस कंट्री के इनकी ड्रेस पे जिस पे कभी यूएसए ने इन्वेड करा था, दैट मीन्स हमला करा था। और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था हेजमनी एंड सुपरमेसी ऑफ द पावर, मतलब जो भी अमेरिका के खिलाफ कंट्री जो भी बोलती है उस पर वो अटैक करता है और दिखाने की कोशिश करता है कि हम पावर में सबसे ज़्यादा आगे हैं। तो ये है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये जो कार्टून दिखा रहा है ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है, ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है, इट गिव द मैसेज दैट यूएस इज अ सुपर पावर, यूएसए एक महान शक्ति है एंड हैज द माइट टू पुश इट्स इंटरेस्ट इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अमेरिका जब चाहे जैसे चाहे किसी भी अंतरराष्ट्रीय मामलों के अंदर अपना इंटरेस्ट दिखा सकता है और उसको इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, समझ रहे हो। मतलब अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा और दूसरी कंट्रियां उसे बोल भी नहीं सकती हैं। तो इस तरीके से ये कार्टून ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। इवन कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी कंट्री इनके इंटरेस्ट और इनकी पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है तो वो उन पर हमला कर देगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्टून। दूसरी बात कर लेते हैं इस कार्टून की, विच कंट्री इज रिप्रेजेंट एज अ थंब। तो भाई आप देख सकते हैं ये कंट्री किसको थंब, इसका जो थंब है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है थंब। भाई वो तो क्लियरली दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन बहुत इजी था। What does this cartoon say about the nature of hegemony? ये जो कार्टून है इसका जो एक प्राकृतिक स्वरूप है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है सॉफ्ट स्ट्रक्चरल एंड हार्ड डोमिनेंस। दैट मीन्स इस क्वेश्चन में ये दिखाने की कोशिश करा जा रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं सॉफ्ट है, स्ट्रक्चरल है और एक हार्ड डोमिनेंस है, मतलब अपनी आर्मी को हर तरीके से वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन, मेंशन एनी वन ऑपरेशन अंडरटेकन बाय दिस कंट्री। तो भाई आपने 9/11 घटना तो कितने सारे आपने ऑपरेशन पढ़े थे, वो 4 ऑपरेशन पढ़े थे आपने। तो अमेरिका के द्वारा कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए, तो उनमें से कोई भी एक लिख सकते हो। मैंने इसमें ऑपरेशन इराकी फ्रीडम और ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म लिखा है, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम भी था, ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच भी था, ऐसे बहुत सारे थे जो आप लिख सकते थे, लेकिन इसमें एक पूछा है तो आपको एक लिखना है। ओके, 3 क्वेश्चन थे ये। अब ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये पेपर के अंदर अगर आता है तो बच्चों को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आता है और इसमें कुछ कहीं ना कहीं ऐसी टर्म छुपी हुई है ना जो स्टूडेंट को ना चाहते हुए वो आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इस पार्ट को इसको तो ज़रूर ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक दैट यूएसए विल स्टे द सुपर पावर स्टेज। कहने का मतलब ये कि आपको कैसे लगता है कि यूएसए जो है कब तक पूरी तरीके से मैं कह सकता हूं कि एक सुपर नेशन, सुपर पावरफुल नेशन बना रहेगा। कब तक दोस्तों, इसकी कोई टाइम पीरियड, कोई लिमिट नहीं है। यूएसए जब तक क्या कहते हैं पावर रहेगा, सुपरफुल पावर रहेगा, जब तक सुपर पावरफुल स्टेज पे रहेगा, जब तक दूसरी कंट्रियां ना कोई ऐसी मैं कह सकता हूं कि ऑल्टरनेट ऑप्शन ना बन जाए अमेरिका के खिलाफ, जब तक वो सुपर पावर बना रहेगा। अगर अमेरिका को हराना है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नेशंस को एक साथ मिलना पड़ेगा, जैसे चाइना, रशिया, इंडिया और यूरोपियन यूनियन। अगर ये सारे कंट्रियां एक साथ मिल जाएंगी या ये सारे ग्रुप एक साथ मिल जाएंगे तो कहीं ना कहीं अमेरिका की सुपर पावर को चैलेंज कर सकती है। हालांकि जिस तरीके से देश में कोरोना वायरस आया था और उसने चाइना ने अमेरिका की पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को निस्तो नाबूद कर दिया है, तो उससे तो ये जाहिर होता है कि चाइना अकेले ही अमेरिका से लड़ लेगी और 2040 तक कहीं ना कहीं विश्व की सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री चाइना बन जाएगी, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन आप ये आंसर लिख सकते हैं कि अगर यूएसए को सुपर पावरफुल नेशन के स्टेज से हटाना है तो कहीं ना कहीं इन 4 कंट्री को एक साथ मिलके एक संधि करनी पड़ेगी ताकि अमेरिका को डिफीट कर सके। दूसरा क्वेश्चन, एक्सपेक्ट हु कैन बी शोन एज अ वेटिंग इन दिस विंग। आप देख सकते हो कि इस स्टेज के ऊपर अमेरिका सबसे ऊपर है क्योंकि इसकी कैप तो आपको दिखाई दे रही है, और दूसरा बंदा
कौन वेटिंग कर रहा है कि अमेरिका के बाद सुपर पावरफुल नेशन बन जाएगा? तो देखो, या तो वो रशिया है, या तो वो इंडिया है, या तो यूरोपियन यूनियन है, और या तो वो चाइना है। कोई सी भी कंट्री जो है दोस्तों इसके बाद सेकंड जो है वो बन सकती है, लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशन पे। जैसे मैंने चाइना बताया, मुझे तो चाइना लगता है कि चाइना 2040 तक अमेरिका से बहुत आगे निकल जाएगी। आपकी राय में आपको क्या लगता है कि अमेरिका के बाद क्या रशिया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन या चाइना, इन चारों में से कौन आएगा? हालांकि पेपर में आप चाइना लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टेज में भी चाइना ही आपको दिखा रहा है कि अमेरिका के बाद चाइना की ही बारी है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज बीइंग रिप्रेजेंट इन दिस कार्टून? मतलब इस कार्टून में दिखाया क्या जा रहा है असल में? क्या एक अमेरिका जो है डांस कर रहा है और चाइना अपना वेट कर रहा है डांस करने का, ये दिखाया जा रहा है कुछ और? तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, द वॉल एस्टैब्लिश यूएस हेजेमनी और यूनिपोलर वर्ल्ड एंड अदर कंट्री में बी नेक्स्ट इन दिस विंग। कहने का मतलब इसमें ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कार्टून में कि पूरे विश्व के अंदर अमेरिका जो है एक यूनिपोलर कंट्री है। मतलब ये एक ऐसी कंट्री है जो सभी के डोमिनेंस को ख़त्म कर सकती है और अकेला यूएस से कुछ भी कर सकता है। फिर इसमें जो चाइना यहाँ पे दिखा रहा है, इसमें ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि अदर कंट्री अमेरिका के बाद ही आती है ना? तो ये आप लिख सकते हैं पेपर के अंदर। दूसरा, Why China has been represented as a waiting of this wing? चाइना को ही क्यों दिखाया गया है इस कार्टून के अंदर कि अमेरिका के बाद वो आएगा? क्योंकि भाई ऐसा लोगों को लगता है कि चाइना is a mega stage who can stand at the US hegemony if it is coordinate its full potential for the same। कहने का मतलब है कि चाइना ही एक ऐसी कंट्री है जो मेगा स्टेज पे आ सकती है अमेरिका के हेजमनी के बाद, अगर वो पूरी तरीके से अपने पोटेंशियल का इस्तेमाल करे जैसे अमेरिका करता है, तो कहीं ना कहीं चाइना अमेरिका को डिफीट कर देगा। तो इसीलिए देखो मैंने कहा था ना, इसीलिए ये कार्टून जो है इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें कॉपी पे लिख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद अब बात करते हैं, ये हमारे मनमोहन सिंह जी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और इसके ऊपर भी कार्टून पेपर के अंदर आया हुआ है। और इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट? कार्टून रिप्रेजेंट क्या करना चाहता है? तो आप ये देख सकते हैं, इंडियन पॉलिसी टुवर्ड्स द आसियान। देखो आसियान के अंदर कुछ ऐसी कंट्री है, एसोसिएशन साउथ ईस्ट नेशन, इसमें ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि इस तरीके से जो कंट्री आसियान में है उस कंट्री के साथ इंडिया अपने अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है, अपनी इंडियन पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं आसियान की तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है, ताकि आसियान के अंदर इंडिया को जो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ व्यापार मिलेगा, बिजनेस मिलेगा, वो अच्छा मिलेगा। इवन दूसरी कंट्रियाँ भी आसियान के साथ अपना रिलेशन बना रही है, जैसे चाइना, जापान, साउथ कोरिया, रशिया, वो भी सोच रही है कि आसियान से अच्छे हमें बेनिफिट्स हो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे मनमोहन सिंह जी वो अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर आसियान के साथ अच्छे रिलेशन की बात करने की सोच रहे हैं। नेम ऑफ द पॉलिसी दैट इज बीइंग रिप्रेजेंट टू द कार्टून। इस पूरे कार्टून में कौन सी पॉलिसी के बारे में दिखाया जा रहा है? लुक ईस्ट पॉलिसी। और 1991 के बाद हमने अपना इंटरेस्ट जो है आसियान की तरफ जगाया था। उसके बाद हमने कहा था पूर्व की ओर देखो नीति, इसके बारे में मैंने अपने वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। अगर दोस्तों आपको चैनल में सभी वीडियोस की लिस्ट चाहिए तो आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश करी किस तरीके से जो हमारी पहली बुक और दूसरी बुक उसके कंप्लीट लेक्चर अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस अपडेट है। आप चाहे तो उन्हें जाके वॉच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लुक ईस्ट पॉलिसी हमने 1991 के साथ स्टार्ट करी थी आसियान के साथ, और ये लुक ईस्ट पॉलिसी दिखाने की कोशिश करता है। What does competition refer in this cartoon? देख रहे हो ना, कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब है प्रतिस्पर्धा। अब देखो इंडिया जो है वो आसियान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना चाहता है, लेकिन दूसरी भी ऐसी कंट्रीज है जो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एज अ कंपटीशन है। तो आप ये देख सकते हो, कंपटीशन अमंग वेरियस कंट्री टू डेवलप पोटेंशियल रिलेशन विद द आसियान। तो कंपटीशन हमारा दूसरी कंट्री से यही है कि वो उनसे रिलेशन बिल्डअप कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं पोटेंशियल रिलेशन विद आसियान जो है डेवलप करने पड़ेंगे, ताकि दूसरी कंट्री जो है ना कर पाए ज़्यादा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इसका, वी विल हैव टू गेट इट
get used to it. What does this donate? We will have to get used to it. इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि इट डोनेट इंडियन स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स यूजिंग फ्री ट्रेड एरिया विद द आसियान। इसका मतलब ये है कि आसियान के साथ इंडिया जो है फ्री ट्रेड करेगा और बिना किसी शुल्क के वो उनसे ट्रेड कर सकता है। तो ये क्वेश्चन थे इसके। अब बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार पेपर के अंदर आया, बहुत ही ज़्यादा बार पेपर के अंदर आया ये क्वेश्चन। तो अब क्योंकि चाइना जो है मैंने बताया था 2040 तक कहीं ना कहीं अमेरिका को डिफीट कर सकता है, तो ये जो वॉल है या जो ड्रैगन है ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है? विच पार्ट ऑफ दिस कार्टून रिलेट टू चाइना? ये जो कार्टून है ये चाइना के किस पार्ट को दिखाने की कोशिश करता है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना की जो वॉल है वो बहुत बड़ी है। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि चाइना की वॉल कितने किलोमीटर की है, उसको कमेंट कीजिए। और इवन ड्रैगन जो उनका सिंबल है दिखाने की कोशिश करता है कल्चर के बारे में, तो इसीलिए ये कार्टून चाइना से इस तरीके से रिलेट हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सेस द स्ट्रेंथ ऑफ चाइना ऑन द बेसिक ऑफ दिस कार्टून। आपको बताना है कि इस कार्टून के बिहाफ पे चाइना का स्ट्रेंथ, दैट मीन्स पावर जो है वो क्या है। तो यहाँ पे चाइना हैज़ बीन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक सिंस रिफॉर्म, क्योंकि रिफॉर्म होने स्टार्ट हुए थे चाइना के अंदर 1990 के दशक के बाद। और ये भी दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यूएस हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी, इट्स पॉपुलेशन, लैंड मास, political resource, regional location and the political influence added its power significantly। ये दिखाने की इसके द्वारा ये कोशिश कर रहा है इस दीवार के द्वारा कि कहीं ना कहीं चाइना एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। चीनी उत्थान का कारण ही यही था कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है। इवन वो बताने की कोशिश कर रहा है कि यूएस के कंपैरिजन में चाइना जो है 2040 तक दुनिया के सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमिक कंट्री बन जाएगी। उसकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, उसका लैंड मास भी बहुत ज़्यादा है, उसके पॉलिटिकल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। रीजनल लोकेशन की वजह से आप देखेंगे कहीं ना कहीं चाइना को फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारे कारण हैं और ये सारे स्ट्रेंथ चाइना की ओर इशारा करते हैं कि चाइना जो है धीरे धीरे करके पूरे ग्लोब को कैप्चर कर लेगा। तीसरा क्वेश्चन है चाइना मे बी द नेक्स्ट सुपर पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। आपको क्या लगता है कि चाइना जो है दूसरा सुपर पावरफुल वर्ल्ड बनने वाला है या बन जाएगा? तो आपको किस हिसाब से लगता है? तो बिल्कुल लगता है भाई, मेरे को तो बिल्कुल ही लगता है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना एक छोटे से वायरस को देकर उसने सभी देशों को मट्टी पलीत कर दी, लेकिन अपने आप को चांद पे पहुंचा चुका है वो। तो इस तरीके से हमें लगता है कि दूसरे नेशंस को कमज़ोर करके अपने आप को स्ट्रेंथ करने की वो कोशिश करता है। और इस तरीके से एक कारण तो ये है, दूसरा कारण तो ये है इट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं किसी कंट्री के पास अगर ज़्यादा होते हैं तो आप वो देखेंगे कि उसकी वजह से वो कंट्री वैसे ही सुपर पावरफुल नेशन बन जाती है। और उससे क्या होता है दैट अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन द अदर कंट्रीज, और वो इससे उनको ये मदद मिलती है कि वो उतना ही इन्वेस्टमेंट दूसरी कंट्री के अंदर डाल सकता है। और दूसरा है इट्स एंट्री इन द WTO, जब उसकी एंट्री हुई WTO के अंदर, फर्दर हेल्प टू शेप द फ्यूचर ऑर्डर। दैट मीन जब वो WTO के अंदर एंट्री करता है उसके बाद आप देखिए कहीं ना कहीं WTO के फ्यूचर ऑर्डर में कहीं ना कहीं बहुत बड़े बदलाव हुए थे। तो WTO के अंदर कब वो एंटर करता है भाई, वो भी एक क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है हमारी वीडियोस से तो आपको समझ में आएगा कि WTO के अंदर एंट्री करने के बाद कहीं ना कहीं उसने WTO की चीज़ों को भी इन्फ्लुएंस करा। तो ये क्वेश्चंस थे। ओके, तो ये थे इस ड्रैगन वॉल ऑफ चाइना से रिलेटेड। और एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपने ये वाला भी देखा होगा, पेपर के अंदर बहुत बार आया है दोस्तों। बोथ ऑफ द कार्टून आर रिलेटेड विच कंट्री? भाई दोनों ही कार्टून किस कंट्री से रिलेटेड है? तो आप देख सकते हैं चाइना से रिलेटेड है। दूसरा, ब्रिंग आउट एनी टू डिफरेंस इन इकोनॉमिक पॉलिसी इन दिस कंट्री देन एंड नाउ।
कोई एक डिफरेंस बताना है आपको दोनों कार्टून को देख के देन एंड नाउ में, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, आइदर इट हैज अ क्लोज्ड इकोनॉमी बट नाउ इट हैज अ ओपन इकोनॉमी। मतलब जिस समय माओ जेडोंग की सरकार थी उस समय पे क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्यों? क्योंकि उस समय वो दूसरी कंट्री से कोई ट्रेड नहीं करते थे, लेकिन जब नई सरकार आई, नया ग्रोथ आया, तो उन्होंने ओपन इकोनॉमी कर दी, ओपन डोर पॉलिसी कर दी। दूसरा, फूड शॉर्टेज ड्यू टू एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब पहले खाना तो क्या कहते हैं उगता था, लेकिन पॉपुलेशन ग्रोथ होने की वजह से फूड शॉर्टेज होता था, यानी कि इस टाइम पीरियड में। लेकिन नाउ वाले में अगर देखें, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर 1982 और 83 के बाद उन्होंने एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया था चाइना ने, और इसकी वजह से क्या हुआ, हायर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड रूरल इनकम। इसकी वजह से अच्छी फसलों की पैदावार हुई और रूरल इनकम में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई। तो ये डिफरेंट है नाउ और देन की गवर्नमेंट में। दैट मीन्स चाइना शुरुआती समय में कैसा था, और चाइना ने जब चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन करने लग गए वो लोग, तो फिर उनकी सोच कैसी हो गई। How has the cartoon show this? How has the change shown in this cartoon benefit the economic of the country? That means इस कार्टून में जो चेंजेस हुए हैं वो कहीं ना कहीं कंट्री को बेनिफिट, दैट मीन्स लाभ बंद होने के लिए कैसे फायदेमंद है। तो आप देख सकते हैं इट लेड टू द राइज ऑफ चाइना एज ए इकोनॉमिक पावर। दैट मीन्स ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरीके से चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, ओपन डोर पॉलिसी लेके आए, या धीरे धीरे करके उन्होंने जो सिस्टम में बदलाव करा चीनी उत्थान के लिए, उससे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक पावर की वजह से दूसरी कंट्री को भी फायदा हुआ। तो ये तो था चाइना से रिलेटेड। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पेपर के अंदर आया और बहुत ही ज़्यादा बार आया है ये। पहला क्वेश्चन है इसका, व्हाई हैज़ द बाईसाइकिल बीन चूजन टू रिप्रेजेंट चाइना। बाईसाइकिल का ही इस्तेमाल चाइना को रिप्रेजेंट करने के लिए क्यों करा गया है? तो दोस्तों ये इसलिए करा गया है क्योंकि बाईसाइकिल जो है वो पूरी चाइना के अंदर लार्जेस्ट यूजर ऑफ बाईसाइकिल इन दिस वर्ल्ड है। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना में ही सबसे ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल या यूज़ होता है, इसी वजह से सिंबल का इस्तेमाल चाइना के लिए किया गया है। अगर दोस्तों आपको इन चैप्टर जो जितने भी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर हैं उसके डिस्क्रिप्शन में जाके ना आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, और सभी वीडियो के अंदर नोट्स के अलावा दूसरे लिंक भी दिए हुए हैं जिससे आप चीज़ों को परचेज कर सकते हैं और पेपर में 90+ नंबर ला सकते हैं उन चीज़ों को परचेज करने के बाद। दूसरा है क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू द सिंबल विद इन द टू व्हील्स स्टैंड फॉर। दोनों व्हील्स के अंदर जो सिंबल दिए गए हैं उसका मतलब क्या है, और विच टू इकोनॉमिक आइडियोलॉजिक डू द सिंबल रिप्रेजेंट। और दोनों ही जो सिंबल हैं वो किस आइडियोलॉजी को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहले का आंसर, द सिंबल इन द फ्रंट व्हील। अगर आप देखेंगे सिंबल जो फ्रंट व्हील में उसमें हैमर है, इसका मतलब ये हो गया चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जो सिंबल है ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का है। और दूसरा जो सिंबल डॉलर का है वो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, पूंजीवादी देशों की करेंसी का निशान है। कहने का मतलब यूएसएसआर ने शुरुआती समय में कम्युनिस्ट पार्टी को अपनाया था, लेकिन दोस्तों चाइना का सिंबल बाद में बना था क्योंकि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी आई। और जिन जिन कंट्री के अंदर डॉलर चलता है वो सभी कंट्रियां कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, दैट मीन्स पूंजीवादी विश्व है, और उनका सिंबल ये डॉलर का है। दूसरा, द फर्स्ट सिंबल, ये जो पहला सिंबल है वो सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को दर्शाने की कोशिश करता है। दैट मीन्स समाजवादी या साम्यवादी सरकार की सोच को दिखाने की कोशिश करता है। और जबकि ये वाला सिंबल जो है वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, दैट मीन्स पूंजीवादी आइडियोलॉजी को दिखाने की कोशिश करता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कि इस मैसेज में हमें जो कन्वे हो रहा है मैसेज वो हो क्या रहा है कन्वे। तो दोस्तों आप ये देखने की कोशिश करेंगे इसमें, द कार्टून कन्वे द चेंज ऑफ चाइनीज ओरिएंटेशन एंड हाउ इकोनॉमिक्स इज बीइंग चेंजिंग एंड फास्टिंग ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। आपको इसमें ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है इस कार्टून में कि किस तरीके से चाइना ने अपने आप को बदला और धीरे 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 करके वो अपने आप को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री बनाया। एंड इट ऑल्सो एन इंडिकेशन on the duly in the China communist government and capitalist economy। और इसके थ्रू ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट तो है लेकिन कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है। तो ये इंपॉर्टेंट था लास्ट वाला क्वेश्चन कि इसमें हमें मैसेज क्या कन्वे हो रहा है।
तो इसमें दिखाने की कोशिश कर रहा है सरकार तो साम्यवादी है लेकिन सोच पूंजीवादी है और उससे वो पैसा कमा रहे हैं। तो दोस्तों ये तो था सिर्फ छोटा सा पार्ट और हमने कुछ कुछ हिस्से कवर करे। वीडियो का सेकंड पार्ट भी आएगा इसका और उसमें हम और कार्टून जो है वो पढ़ेंगे। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक आते हैं तो दोस्तों मैं इस PDF फाइल को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो और जल्दी से लाइक करें इस वीडियो को। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।